हाँ, संघ राज्य एवं इनका क्षेत्र। न्यू चैप्टर। हाँ, न्यू चैप्टर। अब छोटे छोटे चैप्टर तुम लोगों को ज़्यादा मिलने की संभावना है, ठीक है ना। जो 1 से 2-3 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर तुम लोग को मिलेगा, मैक्सिमम 4 दिन चलेगा, उसका 3 से चैप्टर नहीं चलेगा। इसमें पढ़ना है तुम लोग को राज्यों का पूर्ण गठन। अब देखो कहानी सुना देते तुम लोगों में। हाँ, पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर होगा ये। हाँ, चैप्टर तुम लोग खेल लो, हम टॉपिक बता देंगे कितना कौन सा चैप्टर है, 3, 4, 5, 6 तुम लोग अपना डाल देना, ठीक है। आर्टिकल 1 कहता है, यहाँ से थोड़ा सा आर्टिकल देखना शुरू करना। आर्टिकल 1 कहता है ना, इधर देखो कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल यहाँ शुरू हो गया, भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर। हाँ, अब देखो इसमें भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक कौन कौन सा क्षेत्र है, भारत को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में। और ये 3 श्रेणी कौन कौन है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला श्रेणी है राज्य क्षेत्र, दूसरा श्रेणी है संघ क्षेत्र, और तीसरा श्रेणी है भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जो कभी भी भारत सरकार उसको ले सकती है, जैसे पीओके। पोक नाम सुना है, पीओके सुना है ना। हाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर जो है थोड़ा 2 भागों में विभक्त है, आधा कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान का है, कुछ हिस्सा जो है हिंदुस्तान का है। लड़ाई इसीलिए अभी तक चल रहा है, बात समझे। हाँ, अब इसी से जुड़ी हम कहानियां सुना तुम लोग को। पहले लिख लो, एक क्षेत्र है राज्य, एक क्षेत्र है हाँ संघ, संघ को बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र जिसको तुम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, है ना। और तीसरा है हाँ बॉर्डर है। हाँ सुनाते, कहानी पूरा सुनाएगा, सुनो ना पहले। ऐसा क्षेत्र, तीसरा है ऐसा क्षेत्र जिसे भारत कभी भी अपने क्षेत्र में अधिकृत कर सकता है। अधिकृत कर सकता है, क्लियर। जिसे भारत कभी भी अपने क्षेत्र में अधिकृत कर सकता है, क्लियर। अब देखो, अब थोड़ी सी कहानियां सुन लो। भारत राज्यों का संघ होगा, ये बनाने वाले व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, हाँ, नाम याद रखना। इनको एक नाम से और जाना जाते हैं, लौह पुरुष, आयरन मैन, है ना। मूवी देखिए आयरन मैन। चलो अब कहानी सुन लो पहले, इनसे जुड़ी कहानियां। आजादी के पहले, कल हम लोग आजादी खेल लिए थे, 1947 के पहले की कहानी है और 1947 के थोड़े बाद की कहानी है। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग आजादी के बाद जो है पूरी तरह संतुष्ट हो गए, आजादी के बाद कोई टेंशन नहीं था। मेन टेंशन शुरू हुआ आजादी के बाद ही, है ना, कि हमारा देश कैसे चलेगा, है ना। पर्दा लगा दो पूरा। हाँ, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश में शिक्षा कैसे होगी, है ना, हमारे देश में वित्त विभाग कैसे काम करेंगे, सैन्य विभाग कैसे काम करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। बस भाई, अब देखो, जब हम लोग आजाद हुए तो उस समय के बाद 552 प्लस रियासत थी। क्या थी, रियासत। रियासत कहने का मतलब कि राज्य, है ना, जिसका अपना अपना राज्य था। उसमें सबसे बड़ा
जो राज्य था उसका नाम था हैदराबाद। जो नीचे वाले क्षेत्र में आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक है ना, जो हैदराबाद दिख रहा है ना, वो वाला में पड़ेगा। तेलंगाना वाले क्षेत्र में उसका नाम था हैदराबाद। अब ये 500 हैदराबाद आंध्र तेलंगाना वाला इलाका ना दिख रहा है हैदराबाद बीच में। हाँ तो हालांकि पुराना वाला जो हैदराबाद है ना बाबू, हाँ पुराना वाला, ये पूरा हैदराबाद बीच में है, ये पुराना वाला हैदराबाद है। हाँ बस भाई, हाँ पुराना हैदराबाद जो है बहुत बड़ा है। राज्य उसमें राज्य नहीं थे, उसमें रियासतें थी। क्या था? रियासतें। अब सोचो कि इतना छोटा मैप में 552 कलरफुल कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा वर्ल्ड मैप जैसा? नहीं समझे? अभी तुम लोगों को अभी तुम लोग कैसा कलर दिख रहा है? 28 कलर दिख रहा है मैप में? 28 कलर दिख रहा है। नहीं 2-3 कलर ही दिख रहा है। 28 राज्य दिख रहा है। हाँ अब सोचो कि ऐसा में 552 राज्य कैसा दिखेगा? इसको 552 भागों में बांटो तो जरा, ऐसा दिखेगा वर्ल्ड मैप जैसा? वर्ल्ड मैप जैसा दिखेगा, है ना, छोटे छोटे है ना। अब सबसे बड़ा काम जो था आजादी के बाद वो ये था कि इन सभी रियासतों को एक साथ लाना और भारत को एक अच्छा आकार देना, एक अच्छा से व्यवस्थित करना। ये काम किनको दिया गया? तो काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मंत्री थे? गृह मंत्री थे, ध्यान रखना। कौन से मंत्री? गृह मंत्री। ये काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नीति चलाई, जो क्वेश्चन पूछता है तो वो नीति कौन सी थी? तो वो नीति थी, हाँ, गाजर और लाठी। गाजर और लाठी, नहीं समझे? हाँ, एक गधे को गाजर खिलाते हैं और नहीं खाता है, नहीं काम कर रहा तो फिर हाँ वही वाला कहानी है। तो गाजर और लाठी। एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना कि भारत को एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस नीति का प्रयोग किया था? नीति है ये, मतलब पहले सुलह करने का निमंत्रण भेजते, सुलह नहीं करता तो फिर वहां फोर्स भेज देते। बस समझे? कहानी यही थी। अब जब 552 रियासतें थी तो सोचो कि 552 रियासतें, यहाँ से पटना जाने में कितना वीजा देना पड़ता है हम लोग को? 4-5 जगह ठप्पा लगवाना पड़ता है। एक डियामा में, एक है ना दनियामा में, एक उसके आगे फतुहा में, है ना, हर जगह वीजा लगाना पड़ता। तो कितनी कठिनाइयां होती। आज अगर हम लोग चल पा रहे हैं आसानी से, अगर यहाँ से दिल्ली जा पा रहे हैं तो किनके बदौलत? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बदौलत, है ना। हाँ, क्योंकि बिहार में ही बहुत सारी रियासतें थी। अब उन रियासतों को एक करना है। अब देखो, राजा को अगर बोलोगे कि तुम अपना राजपाट छोड़ दो, छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो उसको कोई प्रलोभन दे दिया गया कि आपको ठीक है, आपको कैबिनेट में एक जगह दे देंगे। जैसा कि आप लोग को पढ़ाए थे, जब हम लोग संसद वाला काम कर रहे थे ना, तो वहां पर 93 सीटें को हम लोग रिजर्व कर दिए थे राजकुमारों के लिए, राजाओं के लिए। बस समझे? उस पर कोई चुनाव नहीं होगा। वो जो बड़े बड़े रियासत के राजकुमार होंगे वही बैठेंगे उन सीटों पे। वो रिजर्व हो गया था ताकि अगर देखो, मान लो कि हम तुमको लोकतांत्रिक देश दे रहे हैं, हम अपना राजपाट दे रहे हैं, जहाँ से टैक्स आ रहा है, अगर वो चीज़ें हम अगर आपको दे पा रहे हैं तो उसके बाद आप हमको भी तो कुछ दीजिएगा। तो किसी को अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कैप्टन का पोस्ट, किसी का कोई मतलब हर एक पोस्ट पर उनको बैठाया गया। हाँ, विभाग में बैठाया गया, विभाग के बड़े पोस्ट पर बैठाया गया, क्योंकि राजा हैं वो। और छोटा मोटा पोस्ट पर बैठाएंगे तो भी नहीं देंगे, और बड़ा पोस्ट पर बैठाएंगे, ठीक है, आधिकारिक पोस्ट पर बैठाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अच्छा डीएम बनाया गया उस टाइम, किसी को और भी चीजें बनाया गया। तो 552 को एक करना, ये काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेहरू जी दिए काम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नीति अपना ली, गाजर और लाठी की। तो पहले निमंत्रण भेजते, फिर नहीं निमंत्रण मानता, है ना, तो वहां पर लाठी चार्ज वगैरह पुलिस भेजते, है ना, ये करते। क्योंकि अब बोलो सर, तो हमारे पास सेना क्यों नहीं भेजते थे? कल ही बताए थे कि सेना हमारे कंट्रोल में नहीं थे। बस समझे? अब विदेशी विभाग हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो अंग्रेजों के पास ही था। बस समझे? यही चुनौती थी कि 552 को 28 में बदलना। 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36 में बदलना। सोचो, इतना बड़ा रियासत है, इतना बड़ा को तुम 28 और 8 36 में कन्वर्ट करोगे तो कितनी कठिनाइयां आएगी, कितना से वार्तालाप करना पड़ेगा सबसे, है ना। अब इसमें 4 राज्य ऐसे थे, 4 राज्य जो थोड़े ज्यादा बदमाश टाइप के थे, बाकी सब मिल गए थे। बाकी सबको पोस्ट दिया गया, किसी को प्रलोभन दिया गया, किसी को जो भी करके बना लिया गया। 4 राज्य ऐसे थे जो बड़ा खतरनाक थे, बदमाश थे, है ना, बदमाश टाइप के। उसमें एक नाम है हैदराबाद का, है ना। हैदराबाद के निजाम होते हैं वहां के मेन व्यक्ति, है ना,
दूसरा है जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ यूपी में पड़ता है, जूनागढ़, हाँ जूनागढ़ यूपी में पड़ता है। तीसरा है कश्मीर, दूसरे मिलाकर मतलब कठिनाइयाँ होंगी। नहीं बताते तो हैं, कश्मीर। और चौथा है तुम्हारा यहाँ पर छोटा सा एक है गोवा, गोवा देखा छोटा सा, गोवा। अब कहानी सुन लो, इस चारों कहानी। हाँ हाँ, अब 4 जगह हैं जो दिक्कतें करना शुरू किए, है ना। अब चारों के क्या प्रॉब्लम थे बताते हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद जो है वो मिलना चाह रहा था, बाकी सुनो इधर, अरे जूनागढ़ और हैदराबाद जो है वो मिलना चाह रहा था पाकिस्तान से। तो सोचो कि एक पाकिस्तान तो यहाँ बन चुका था, एक पाकिस्तान यहाँ बन चुका था, है ना, एक पाकिस्तान है ना वहाँ, एक बांग्लादेश दिख रहा है, तो एक पाकिस्तान यहाँ है, एक पाकिस्तान यहाँ है। अगर ये बीचवा बीचवा मिलेगा तो एक पाकिस्तान और बीच में बन जाएगा। अगर ये भी मिलना चाहेगा, अगर इसको छूट देते तो ये पाकिस्तान ये बन जाएगा, तो 4 का पाकिस्तान हो जाएगा ना। तो बोला ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। तो पहला स्टैंड लिया गया जूनागढ़ पर। कहाँ पर? जूनागढ़ पर। जूनागढ़ वाले को बोला गया ठीक एक काम किया जाए। तो बोले क्या? तो जनमत संग्रह करा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। तो बोले जूनागढ़ वाले बोले ठीक है। जूनागढ़ में जो थे वो 80% हिंदू थे और 20% मुस्लिम था, पर वहाँ का राजा जो थे वो मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे। तो 80% हिंदू कहाँ रहना चाहेंगे? भारत में। तो यहाँ जनमत संग्रह क्वेश्चन आता है, तो जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब होता है वोटिंग। क्या होता है? वोटिंग। हिंदी में नाम है जनमत संग्रह, ठीक है। जन के मत से, जन मत, अभी तुमने वोटिंग दिया ना, उसका हिंदी नाम है जनमत। जन माने आदमी, मत माने वोट। बोलते हैं ना मतदान करने जा रहे हैं, अरे बोल रहे हो ना मतदान करने को, बोले मतदान है, मतदान केंद्र बोलता है, लिखा रहता है ना मतदान केंद्र। तो मत माने वोट, है ना, वोट का हिंदी नाम है मत, और जन माने आदमी, इसको बोलते हैं जनमत। हाँ जनमत। तो जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह से। क्लियर? दूसरा स्टैंड जो क्लियर था वो था हमारा, इधर देखो, कश्मीर। कश्मीर का मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा हो गया था। कश्मीर में 80% मुस्लिम थे, पर वहां का राजा हिंदू था। बस में ही 80% क्या थे? मुस्लिम। राजा हिंदू। राजा का नाम राजा हरि सिंह, हरिचंद, हरि सिंह। क्या नाम था? हरिश्चंद्र नहीं रे, हरि सिंह, है ना। कौन थे? राजा हरि सिंह। अब देखो क्या हुआ यहाँ की कहानी क्या हुई। तो कश्मीर वाला कहानी क्या हुआ, कश्मीर में जब चीजें उथल पुथल हो रही थी तो वहां का राजा जो थे अपना पोस्ट छोड़, किसी भी राजा अपना पोस्ट छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। तो हालांकि ये है बाउंड्री पे, कश्मीर कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री है ये। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है, तो वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी रहने के कारण हिंदू राजा रखेगा? नहीं रखेगा, है ना। भारत में क्यों नहीं मिलना चाह रहा है ये? क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में राजा नहीं होते हैं। अब होते हैं राजा? नहीं होते। अब क्या होते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, एसपी वगैरह वगैरह। हाँ, तो यहाँ पर भी कहानी यही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों में से राजा नहीं रहेंगे। अब इनसे जो मिलने जाए, मतलब उसमें माउंटबेटन थे, बताए थे ना, वायसराय हमारे भारत के गवर्नर जनरल। हाँ, स्वतंत्रता के बाद भी, हाँ, गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। भारत का प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन भी इस ताक में थे कि जाएं हरि सिंह से बात करें कुछ हो सकता है। नेहरू भी गए, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए, लेकिन राजा जी क्या होता है? तो राजा जी हैं, चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो जब भी कोई मिलने जाए तो बोले कि राजा जी को सिर दर्द हो गया है, कि राजा जी पेट का दर्द हो गया है, कभी राजा जी को शिकार पर चले गए हैं। हाँ, शिकार पर चले गए हैं, नहीं समझे? यही सिर दर्द जो है भारत का वर्तमान में पेट दर्द बना हुआ है कश्मीर, है ना। हाँ नहीं है, तो यही होता है। तो राजा हरि सिंह से मिलने कोई भी जाते तो यही करते, कभी पेट दर्द हो गया है, कभी जो भी हो गया है, तो बोले ठीक है, अब क्या किया जाए, बहुत दिन तक नहीं मिला गया, तो थोड़ा सा यहाँ से नजर हटा करके अब इस पर फोकस किया गया। कहाँ? हैदराबाद पे। बोला ठीक है, तब तक यहाँ पे राजा जी को पेट दर्द ठीक होता है, तब तक इसका सर दर्द ठीक कर लेते हैं, है ना। हैदराबाद जो है सबसे बड़ा राज्य में आता था, उसमें सबसे बड़ी रियासतें में हैदराबाद थी। इसके पास अपना पुलिस था, अपने सेना थी, तो यहाँ से निपटना बहुत जरूरी था। तो हैदराबाद का निजाम दम अड़ गया था कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना।
वल्लभ भाई पटेल तो वल्लभ भाई पटेल है। उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं कैसे मिल लीजिए। तो यहाँ जो है सेना भेजी गई और इसको सेना के द्वारा, मतलब बोलते हैं पुलिस कार्रवाई, सेना तो है तीन वाली, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया गया, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। कैसे? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। देखो यहाँ पर जनवा संग्रह है, ये पुलिस कार्रवाई है, मतलब जबरदस्ती है ना। हाँ, मिलना है तो मिलना है, बोले ना कि गाजर देंगे, गाजर दिया था, यहाँ मान गया, यहाँ तो मान गया गाजर से है, यहाँ नहीं मान रहा था तो लाठी देंगे, बस समझे। तो पुलिस भेजा गया, यहाँ से सेनाएं भेजी गई, सेना भेजा गया, वहाँ का जो सेना थी हार गई, अपना आत्मसमर्पण कर दी, सेना तो आत्मसमर्पण कर दी। वहाँ का जो सुल्तान सॉरी निजाम थे, निजाम बोलते हैं उसको, निजाम जो थे वो भाग करके कहाँ चले गए? पाकिस्तान। वहीं उसको शरण मिल गया और हैदराबाद हमारा हो गया। अब हैदराबाद के बाद एक छोटा सा रास्ता गोवा, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना था, ये थोड़ा ज़्यादा बदमाश हो रहा था बीच बीच में, है ना। गोवा में क्या था कि गोवा में पुर्तगाली लोग थे। कौन थे? पुर्तगाली लोग। अंग्रेज लोग तो चले गए। देखो क्वेश्चन में और आएगा, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली, ठीक है। 1498 में गए थे और सॉरी आए थे वास्को डी गामा, पुर्तगाली था वो, 1503 है ना। हाँ, दोबारा तो 1503 ईस्वी में आया था। तो आने वाले पहले पुर्तगाली, जाना गया था वो भी पुर्तगाली, ध्यान रखना, अंग्रेज लास्ट में नहीं गया था, पुर्तगाली लास्ट में गए थे, ठीक है। 1962 में, सॉरी 61 में, कितना में? हाँ 1961 में। तो पुर्तगाली लोग जो थे कुछ समय मांग लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, हम सामान मानने के लिए समय दे दो, है ना। तो हालांकि समय दिए थे 2 साल का, मतलब 47 से 49 का, लेकिन वो होता है ना कि समय मिल गया थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, हाँ, तो 2 साल और ले लिया वो। तो यहाँ तो निपट गया। अब 3 मामले निपट गए, हैदराबाद, जूनागढ़ और गोवा। फिर से फोकस किया गया कहाँ? हरि सिंह पे, है ना। हरि सिंह पे फिर से फोकस किया। उस दरमियान क्या हुआ, जब तक यहाँ निपट रहा था, हैदराबाद और गोवा निपटा रहे थे हम लोग, वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। देखो ये कहानी क्या हुई, बड़ा इसको मिटा सकते हैं, अच्छा हम मिटा सकेंगे इसको। हाँ देख, शेख अब्दुल्ला वर्तमान में है, इसका बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटा हुआ, वर्तमान में है उमर अब्दुल्ला। देख वर्तमान में ये कश्मीर का सीएम है, उमर अब्दुल्ला जो है ना, वर्तमान में क्या है? कश्मीर का सीएम है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला का ही वंशज है ये। शेख अब्दुल्ला 1947 का है, उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला है, ये भी सीएम रहा है ना। और इस फारूक अब्दुल्ला का बेटा है उमर अब्दुल्ला, जो इस बार वर्तमान अभी कश्मीर का सीएम है, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर का भी सीएम है फारूक अब्दुल्ला, ध्यान रखना, सीएम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसका बजट थोड़ा सा चलना है। तो शेख अब्दुल्ला क्या है, शेख अब्दुल्ला आया था बाहर से पढ़ के, तो उसको नौकरी की तलाश थी। कहाँ? कश्मीर में नौकरी की तलाश थी, तो मतलब नौकरी खोजने गया, लेकिन वहां पर नौकरियां क्या थी कि चूंकि यहाँ के राजा थे हिंदू, तो हिंदू वाले व्यक्ति को ऊंचे पोस्ट पर बैठाते थे और बाकी जो मुस्लिम वाली कैटेगरी थी वो नीचे वाले पोस्ट पर रहती थी। हालांकि शेख अब्दुल्ला अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो वो विद्रोह छेड़ दिया, मतलब आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन कहाँ छेड़ा? तो वही पीओ के वाला इलाका में, मतलब पीओ का इलाका जो है वो कश्मीर से नीचे का धरातल का इलाका है ना, जहाँ पर 2-4-5 गाँव बसे हुए हैं, वहां पर वो आंदोलन छेड़ दिया। अच्छा वक्ता भी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो अच्छा भाषण भी दे रहा था। लेकिन तब तक शेख अब्दुल्ला को ऐसा कोई ज्ञात नहीं था, उसको बस एक नौकरी चाहिए थी कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब मुस्लिम सॉरी हिंदू राजा है, तो क्या हुआ, हमको नौकरी तो मिलनी चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा था। लेकिन चीज़ें बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है। तो पाकिस्तान को हाथों हाथ नजर क्या आया, बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी देख रहा है क्या किया जाए। कश्मीर तो हमको मिला नहीं, कश्मीर का शुरू से उसका पैर दर्द है, कश्मीर हमको मिला नहीं, कश्मीर चाहिए, कश्मीर शुरू से लग रहा था कि पाकिस्तान को मिलेगा, जो मिल नहीं रहा था। अब इसमें क्या हुआ, एक उम्मीदें देखी पाकिस्तान को, कौन? शेख अब्दुल्ला उम्मीद दिखा। शेख अब्दुल्ला आंदोलन तो कर ही रहा था, पाकिस्तान ने बोला तुम्हारा फंडिंग हम कर देंगे। फंडिंग का मतलब क्या? 50 करोड़ रुपया मिला था दोनों को, 50 करोड़ पाकिस्तान को मिला था, 50 करोड़ भारत की तरफ था, बस यही पैसा था हमारे पास। 100 करोड़ ये पैसा था जो बंटवारा हो गया था 50-50 में। उसका पहले किस्त मिल गया था पाकिस्तान को 20 करोड़, किस्त भाई किस्त दे रहे थे, तो 20 करोड़ पहले किस्त मिल गया था, है ना। उसमें महात्मा गांधी जो थे मतलब आंसर कर दिए, बोले कि और पैसा जो था बचा हुआ दे दो। नेहरू जी बोले कि नहीं, थोड़ा टाइम से देंगे। लेकिन गांधी जी दुकान, पता नहीं क्या गांधी जी को हो रहा था, कहाँ से आए थे, क्या सोच रहे थे। अरे भाई
अभी अभी बंटवारा हुआ है, बंटवारा का मतलब पूरा का पूरा दे देंगे उसको, वो तो चढ़ जाएगा हम पे दूसरे देश से सहयोग लेकर के। वही 20 करोड़ से क्या किया था उसने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हो गए थे टैंके वैंके वगैरह, जो अमेरिका वगैरह यूज कर दिया था, वही 20 करोड़ से वो टैंके वैंके उसने खरीद ली। किसने? पाकिस्तान ने। बात समझे? और वो चढ़ाई करने वाला था भारत पे। हाँ, चूंकि सेना तो हालांकि अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, तो चढ़ाई कैसे करता है, तो उन्होंने घुसपैठिए भेजने शुरू कर दिए पुलिस के रूप में, सेना के रूप में घुसपैठिए भेजने शुरू कर दिए। अब थोड़ा सा कहानी आते हैं शेख अब्दुल्ला पे। शेख अब्दुल्ला को उस समय कब, मतलब 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया बहुत अच्छी मनी होती थी, कॉस्टली मनी होती थी। तो शेख अब्दुल्ला को फंडिंग करना शुरू कर दिया, और शेख अब्दुल्ला का थोड़ा सा माइंड बदलना शुरू हो गया। बोला कि नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान में ही मिलाना है। बस भाई शेख अब्दुल्ला का माइंड को ट्रांसफर किया गया। हालांकि पहले लड़ रहा था एक नौकरी के लिए, लेकिन अब इसके दिमाग को बदला गया। बोला कि अगर तुम पाकिस्तान में मिल जाओगे, कश्मीर को मिला दोगे, तुम्हें नौकरी का तुमको अच्छा खासा पोस्ट पर बैठा देंगे। वही बदलेगा। ये नीचे आंदोलन कर ही रहा था, उस आंदोलन को और तेज कर दिया। इससे क्या हुआ कि राजा हरि सिंह को थोड़ी सी मनोबल टूटा तो नहीं, इनका विश्वास था कि हमारा सेना जो है, हालांकि इनके पास भी सेना अच्छी थी, हमारा सेना जो है वो रोक लेगी। लेकिन गनीमत ये रहा कि राजा हरि सिंह का जो सेना था, उस सेना में है ना, मतलब 3-1 ऐसा बोला जाता है कि 3:1, 3 मुस्लिम थे और 1 हिंदू थे। बात समझे? तो मुस्लिम वाले क्या होते हैं कि एन मौके पर राजा हरि सिंह को धोखा देते हैं। बस भाई एन मौके पर, तो लड़ते लड़ते बैक हो जाना। पाकिस्तान ने क्या किया, वहां से वही टैंक तोप वगैरह वगैरह जो लेकर के वो निचले हिस्से में भेज दिया। तो कुछ जो है, जो शेख अब्दुल्ला का विरोध करने लगे कि नहीं, तुम नौकरी के लिए आए थे यार, आज पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे हो। तो तराई वाले लोग, जो निचले हिस्से वाले लोग थे, वो कुछ लोग विरोध भी करने लगे। पाकिस्तान ने जब सेना भेजी वहां से, कहाँ से? पाकिस्तान से। सेना मतलब कहने का मतलब कि ना घुसपैठिया था वो, सेना तो था नहीं उसके पास, सेना कंट्रोल में था इसके, घुसपैठिया थे वो, पुलिस के रूप में घुसपैठिए थे। और वो 20 करोड़ से वो गन वन वहां से खरीद भी लिया था। तो निचले हिस्से में, कश्मीर के निचले हिस्से में जो पोक कहा जाता है, उस हिस्से में जेनोसाइड करवाया था। उसको बोलते हैं नरसंहार। क्या बच्चा क्या बूढ़ा सबको मरवा दिया पाकिस्तान ने पूरी तरह। तब राजा हरि सिंह अपने सेना भेजे। इनका जो मुस्लिम वाला सेना था, मुस्लिम वाली टुकड़ियां थी, वो बैक हो गई। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तानी सेना को मारने, क्योंकि वही मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, ऐसा कुछ करने लगे। तब इन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी, सॉरी माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी। माउंटबेटन बोले कि हम सेना यहाँ से भेज नहीं सकते, अगर हम सेना यहाँ से भेजेंगे तो वह युद्ध का माहौल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से सेना नहीं आई है, वहाँ से घुसपैठी आए हैं, और सेना हमारे कंट्रोल में, माउंटबेटन के कंट्रोल में है। तो माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी। नेहरू को बात पता चली कि एक चिट्ठी आई है माउंटबेटन के यहाँ पर ऐसे नरसंहार हो रहे हैं, यहाँ पर सेना भेजा जाए। तो बोले ठीक है भेज देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, टाइम तो आने दो, अगर उधर से भी सेना आएगी तो इधर से भी सेना जाएगी। मतलब जेनोसाइड इतना खतरनाक हुआ कि 3 दिन तक वो नरसंहार चलता रहा। सोचो कैसा माहौल रहा होगा, 3 दिन तक वो नरसंहार जो है चल रहा है। बस भाई ये नरसंहार इतना खतरनाक था, राजा हरि सिंह ने 3-4 चिट्ठियां लिख दी। एक अंतिम चिट्ठी पर लिखते हैं कि अगर इस बार सेना नहीं आई तो हम रिवॉल्वर रख करके सोते हैं, हमको बता देना कि चिट्ठी का जवाब नहीं आया है, हम अंदर ही अपना आत्महत्या करेंगे, उसके बाद जो हो कश्मीर का देखा जाएगा। नेहरू इस जिद पे अड़े हुए थे कि सेना भेजा जाए। माउंटबेटन इस जिद पे अड़े हुए थे कि सेना अगर हम भेज देंगे तो फिर यूएनओ में भी जवाब देना पड़ेगा। नेहरू बोले कि वहां जवाब हम दे लेंगे, पहले वहां सेना भेजिए। उस समय हमारे सेना के कमांडर हुआ करते थे मानिक शॉ, नाम सुना होगा, मूवी आई है मानिक, है ना। तो मानिक शॉ हमारे सेना कमांडर थे, उन्होंने वहां सेना भेजी, वहां पर नरसंहार को रुकवाया, पाकिस्तानी सेना को बैकआउट किए। लेकिन जितने दिन में जो पाकिस्तानी सेना बढ़ चुकी थी, पाकिस्तानी कमांडर बढ़ चुका था, उतना हिस्सा को बोलते हैं पीओके, पोक, पाक ऑक्टोपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। मतलब उस समय जो 47 में लिया था ना, वही कश्मीर अभी वहां पहुंचा हुआ है। बाकी जो बचा क्षेत्र है वो भारत में मिल गए। राजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र मतलब एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए, जिसमें हुआ कि हम भारत में मिलेंगे। हाँ, लास्ट में भारत मिले, भारत में मिले। भारत में मिलने के बाद क्या हुआ कि वो कहानी क्या हुई कि राजा तो रहे नहीं, वहां पर एक कमांडर बैठा दिया गया। पाकिस्तान इस जिद पे अड़ा हुआ था कि जब हम वहां पर हमला किए तो कश्मीर हमारा होना चाहिए,
अभी तक करा हुआ है। जब भी शो कर उठता है तो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, एक ही रट लगाता है। कितनी मूवी बन चुकी है कश्मीर पे, देखा होगा, LOC कारगिल बॉर्डर, है ना, बात समझे। तो ये कहानी है कश्मीर की। कश्मीर देखो ध्यान रखना, यहाँ इसको पुलिस कार्रवाई से, ध्यान रखना, 3 कहानी बता रहे हैं। इसको कैसे कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, इसको विलय पत्र से, कैसे, कश्मीर को विलय पत्र, है ना, विलय पत्र से। देखो समझौता से, विलय पत्र बोलते हैं समझौता, क्लियर हो गया। हाँ तो 3, ये तो गोवा तो अपने हट गया था। तो 3 क्वेश्चन है इसमें कि हैदराबाद जो है कैसे आजाद हुआ था, पुलिस कार्रवाई से। जूनागढ़ कैसे आजाद हुआ था, जनमत संग्रह से। और हाँ ये जो है कश्मीर कैसे आजाद होता है, विलय पत्र से। ये 3 वाला याद रखना, ये 3 हमेशा आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं। ये दोनों जिंदा है मेरे, फारूक अब्दुल्ला जिंदा है अभी, हाँ फारूक अब्दुल्ला जिंदा है। फारूक अब्दुल्ला का बेटा है उमर अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला तो निपट गए। नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी है, हाँ फारूक अब्दुल्ला भी हैं, कभी कभी न्यूज में आते हैं फारूक अब्दुल्ला, है ना। हाँ न्यूज पे सुनोगे फारूक अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, अभी जो थोड़ा सा काला काला टोपी लगाएगा, थोड़ा सा फेमस है, वहाँ CM है अभी जम्मू कश्मीर में। हाँ ये उमर अब्दुल्ला, हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक है। शासित प्रदेश कैसे बना सर? हाँ, और उसी को मिला करके जहाँ जहाँ मतलब दूर दूर क्षेत्र थे उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वो जैसे कुछ बदमाशियां ज्यादा हो रही थी तो उसको बोला गया कि गृह मंत्रालय के अंडर में रहेगा, बात समझे। तो बना है तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश। हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक। ये कहानियां काफी दिलचस्प है ना। हाँ तो बहुत ही हंसी लिख लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 से 28 और 8 36 पर लेके आए थे, है ना। क्लियर है यहाँ तक है, मन है तो लिख लो, बाकी तो कल हम लिखा देंगे। इतना क्लियर हो गया था, बाकी और देखते हैं। पाँच सौ 52 रियासतें थी, कितना रियासत क्वेश्चन पूछता है रे, कहीं कहीं 552 प्लस दे देता है, ठीक है तो प्लस ही करना, ठीक है ना। कहीं कहीं 552 देता है, 552 भी करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। 552 रियासतें थी और हाँ 549 उसमें से स्वतः मिल गए थे। हाँ स्वतः मिल गए थे, 3 बदमाशी कर रहा था, तीनों को फिर मिलाया गया बाद में। तो एक को मिलाया गया था विलय पत्र से, दूसरा जनमत संग्रह से, तीसरा पुलिस कार्रवाई से। क्लियर रोशन। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर। इतना कहानी याद हुआ। इसको पॉज करो।